नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 का प्रमुख निबंध, जो कि हम सभी का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और हम सभी को मूल मूल बिंदुओं पर प्रकाश डालना है ताकि हम लोग सही समय पर उसका रिवीजन कर सके। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं, और मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण का प्रकाशन 1877 ईस्वी में होता है और इसका जो उद्देश्य रहता है, दिल्ली दरबार भारत में औपनिवेशिक काल में राजसी दरबार होता था, मतलब राज दरबार चलता था। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है और ये मुख्यतः 3 बार होता है। दिल्ली में दरबार कितने बार लगता है? 3 बार। 1877 का जो दरबार आता है मुख्यतः एक आधिकारिक घटनाएं का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ भारतेंदु ने राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्र भावना देखी जाती है, मतलब इसका वर्णन है, देशभक्ति भी है और राजभक्ति दोनों का मिक्स करके दिखाया गया है। यह जो निबंध है यह समाचार बोली में लिखा गया है, जिसमें पहला जो इसमें दरबार लगता है वो 1 जनवरी 1877 वायसराय लॉर्ड लिटन के समय लगता है। कब लगता है? 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय लगता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा लगता है 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के बारे में, और दूसरा लगता है, और तीसरा लगता है लॉर्ड हॉर्डिंग के विषय में। इसमें दिल्ली दरबार का आयोजन की चर्चा की गई है। अब हम लोग यहाँ पर ये भूमिका बांधने के बाद अब डिटेल में हम लोग देखेंगे भारतेंदु का जन्म से लेकर उनकी प्रमुख रचनाओं को याद करते हुए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति के साथ समझने का कोशिश करेंगे दिल्ली दरबार दर्पण के विषय में। कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है 1850 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भाद्रपद ऋषि पंचमी 1907 तदनुसार 9 सितंबर 1850 को होता है। ये संवत में है और ये ईस्वी में है। कब होता है इनका जन्म? 1850 में। इम्पोर्टेंट है, क्रम में लगाने के लिए आता है। जो सोमवार के दिन प्रातः काल काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। यद्यपि राधाकृष्ण दास ने इसका जन्म भाद्रपद शुक्ल सप्तमी संवत 1907 से 1907 ईस्वी में देखें तो 1850 को बताया है। कौन बताया है? राधाकृष्ण दास। भारतेंदु जी ने सेठ अमीरचंद के वंशज की 4थी पीढ़ी की संतान है। किसके? अमीरचंद के 4थी पीढ़ी के संतान है। कौन? भारतेंदु। कहा जाता है कि इनके पूर्वज अंग्रेजों के बहुत बड़े वफादार थे। सेठ अमीरचंद का अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध था। किसका? व्यापारिक का। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा धोखा मिलने पर अमीरचंद सदमे से पागल हो गए थे। मतलब इतने गहरी दोस्ती होने के बाद, इतने वफादारी के बाद अगर किसी को धोखा देता है तो लगभग पागल हो जाता है। तो यहाँ पर अमीरचंद लगभग वैसे ही हो गए थे। भारतेंदु के परदादा फतेहचंद, दादा हर्षचंद तथा पिता गोपाल चंद उपनाम गिरधर इंपॉर्टेंट है। उनके पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद। साथ ही उसका उपनाम था गिरिधर दास। सभी अंग्रेजों के विश्वास पात्र रहे हैं, मतलब अभी तक सभी के सभी अंग्रेजों के दरबार में रहे हैं। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास विद्वान व्यक्ति के साथ साथ प्रसिद्ध कवि, सधे नाटक, वैष्णव धर्म के बहुत बड़े उपासक थे। मतलब अच्छा कवि होने के साथ साथ, अच्छे नाटककार होने के साथ साथ क्या, एक अच्छा धर्म विचारक भी थे, उपासक भी थे। गिरधर दास की मात्र 27
वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। कब? 27 वर्ष की उम्र में ही। इतने कम उम्र में ही उन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की थी। कितने? 40। यहाँ पर देख रहे हैं भारतेंदु भी अधिक समय तक नहीं रहते हैं, वैसे ही उनके पिता का भी अधिक समय ना रहकर लेकिन महत्वपूर्ण रचनाओं करके जाते हैं। भारतेंदु जी ने अपने पिता द्वारा रचित नहुस को प्रथम नाटक माना है और उन्हें प्रथम नाटककार माना है। मतलब अगर पूछा जाए कि भारतेंदु ने अपने जीवन में प्रथम नाटक किसको और नाटककार किसे माना है, तो नाटक हनुस नहुस और नाटककार अपने पिता को माने हैं। पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने से भारतेंदु की पढ़ाई विधिवत नहीं हो सकी। कुछ समय वे बनारस में क्वींस कॉलेज में पढ़े। 11 वर्ष की अत्यल्प वय में ही भारतेंदु के संस्कृत का विधिवत ज्ञान हो गया था। मतलब अच्छा खासा उनको ज्ञान मिल गया था 11 वर्ष की उम्र में ही। जनश्रुति है कि 5 वर्ष की उम्र में ही भारतेंदु पिता की रची पंक्ति ले बयोड़ा टाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान की दूसरी पंक्ति वनासुर की सैन्य को हनन करने लगे भगवान गढ़ दिए गए थे, है ना। कब? 5 वर्ष की आयु में ही। भारतेंदु जी के माता की मृत्यु होने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। माता से 2 संतानें हुई, किंतु दोनों मर गए, सिधर गए, मतलब नहीं बचे। भारतेंदु जी का विवाह 1863 के अगहन महीने में शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी से हुई। कब होता है? 1873 में उनका विवाह होता है। इनके साथ? मन्नो देवी के साथ। भारतेंदु अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थे, किंतु पत्नी को सदा खुश रखते थे। भारतेंदु को 3 संतानें हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दुर्भाग्यवश दोनों पुत्रों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। पुत्री विद्यावती और उनकी एकलौती संतान के रूप में रही। कौन? विद्यापति। कौन थी उसकी? बेटी। भारतेंदु जी ने करीब 35 वर्ष जीवित रहे। कितने? 35। उनके पापा 27 वर्ष तक जीवित रहे थे और यहाँ पर भारतेंदु 35 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सन 1885 ईस्वी में रात्रि 9:45 बजे उनका देहांत हो गया। कब होता है? 1885 ईस्वी में। भारतेंदु बहुत ही उदार, विनम्र, मिलनसार, आत्माभिमानी तथा दानशील व्यक्ति थे। भारतेंदु बहुत ही उदार, विनम्र, मिलनसार, आत्माभिमानी तथा दानशील व्यक्ति थे। कहा जाता है कि अपने ही घर की संपत्ति को बांटते देख स्वयं काशी नरेश इन्हें समझाने गए थे, किंतु उत्तर में उन्होंने कहा था, हुजूर, इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है, अब मैं इसे खाऊंगा। कहने का मतलब है उनके पूर्वज इससे पहले जितने भी थे सब अंग्रेजों की गुलामी क्या करते थे, उन्हीं के राज दरबार में रहा करते थे, उन्हीं का गुणगान किया करते थे, जो कि धोखा मिलने के बाद उनके रिश्तेदारों को उनसे बहुत पीड़ी मिली और वे आगे निकल गए, मतलब सिधर गए। इसी को वो बोल रहे हैं कि पहले धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है, अब मैं इसे खाऊंगा। भारतेंदु जी ने पहली बार साहित्य को सामाजिक कर्म की अवधारणा से जोड़ा। 1870 में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है। कब? 1870 ईस्वी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना कब हुई? 1870 ईस्वी में हुई। कविता वर्धिनी सभा द्वारा काशीनाथ खत्री का बाल विधवा संताप तथा अंबिका दत्त व्यास का गोसंकट नाटक का मंचन हुआ। इम्पोर्टेंट है दोनों। 1873 ईस्वी में सिटी रीडिंग सभा को पेनी रीडिंग क्लब नाम देकर नाट्य मंचन के लिए व्यवस्थित किया गया। इम्पोर्टेंट है। पेनी रीडिंग क्लब का पहले क्या नाम था? सिटी रीडिंग क्लब। क्या था? सिटी रीडिंग क्लब नाम था इसका, है ना। कब था? 1873 ईस्वी में। बाद में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? पेनी
रीडिंग क्लब हो गया। पेनी रीडिंग क्लब में भारतेंदु जी ने पढ़े गए लेख हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वर्णन आगे देखेंगे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भारतेंदु जी धर्म और ईश्वर संबंधी विचार के प्रचारक का सन 1873 में तदीय समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तदीय समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1873 ईस्वी में। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मिलान करने के लिए आता है कि इसका कब प्रकाशन होता है, उसका कब शुरुआत होता है, और इसको मिलान के लिए दिया जाता है। भारतेंदु जी के धार्मिक गुरु लोकनाथ माने जाते हैं। कौन लोकनाथ माने जाते हैं? साहित्य में ये श्री प्रसाद सितारे हिंद के शिष्य थे। साहित्य के से अगर हम देखें तो इसका गुरु कौन थे? श्री प्रसाद सितारे हिंद। कौन? श्री प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुशायरा की स्थापना की, जिसमें उर्दू शायर की स्थापना या उपस्थित होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुशायरा है ना, उर्दू की स्थापना की, उसमें उर्दू शायर का शामिल किया जाता था। क्या था? मुशायरा। सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु जी की ही प्रेरणा से नेशनल थिएटर की स्थापना की। कब? 1884 ईस्वी में। 85 में इनका मृत्यु हो जाता है, लेकिन 1884 ईस्वी में क्या होता है? नेशनल थिएटर की स्थापना की जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर टॉल्समैन के समय काशी में जब लड़कियों का पहला स्कूल खुला तो हरिश्चंद्र ने बड़ी बहन को पढ़ने के लिए भेजा, तो उस समय के लिए कठिन कार्य था। मतलब अंग्रेजों के ज़माने में लड़कियों को, भारतीय लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। यह इनका पहला कदम था जो कि पढ़ाया जाने के लिए विचार बनाया था, जो कि काफ़ी कठिन कार्य था। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा का परिष्कृत रूप भारतेंदु के गद्य की विधाओं की निखरती हुई दिखाई पड़ती है। गद्य के अतिरिक्त पद्य की ब्रजभाषा को भी इन्होंने सुसंस्कृत और परिष्कृत किया। मतलब गद्य और पद्य दोनों को इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से परिष्कृत करते हुए समाज के बीच में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत चलतापन और सफाई लाए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने कहा या किनके बारे में कहा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। भारतेंदु जी ने सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली। तब 1873 ईस्वी में, जिसमें परिमार्जित हिंदी का प्रथम दर्शन होता है। परिमार्जित का मतलब शुद्ध रूप। इस बारे में समय भारतेंदु जी ने कहा है सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। कब? 1873 ईस्वी में। और ये जो कथन है ना, हरिश्चंद्र मैगजीन में वर्णन मिलता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यहाँ पर से। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि समय जो रहता है 1850 से 1900 ईस्वी का पुनर्जागरण का समय काल रहता है, नाम से जाना जाता है। शुक्ल ने इसको अवधि सन 1868 से 1893 माना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है? तो 1868 से 1893 तक। 1868 से 1893 तक। वस्तुतः भारतेंदु युग कविवचन सुधा के प्रकाशन काल 1868 से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 तक माना जाता है, जैसे हम सभी ने बात की है ना। 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है भारतेंदु युग। भारतेंदु जी से पूर्व गद्य की भाषाओं में कहीं ना कहीं पंडिताओपन, मुंशी सदा सुखलाल, इससे पहले जो रचना हुई थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि पंडिताओपन मुंशी सदा सुखलाल, कहीं ब्रजभाषापन लल्लू लाल, कहीं उर्दूपन श्री प्रसाद सितारे हिंद, तो कहीं पूर्वीपन सदल मिश्र आदि मिलते हैं। इससे पहले भारतेंदु जी के समय में कविता में रीतिकालीन प्रवृत्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। मतलब इससे पहले जो रीतिकाल जो चला था आधुनिक काल से पहले, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। इस काल में कविगण राधा कृष्ण के मधुर प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगारी कविताएं लिख रहे थे। मतलब कहीं न कहीं उस चीज की एक प्रकार से धुंधलापन अभी भी था रीतिकाल का, जिसमें रीतिकाल का श्रृंगार का वर्णन कहीं कहीं लिखाया जा रहा था।
तथा उनका ध्यान नवीन विषयों की ओर गया, मतलब नया चीज़ों, मतलब नई चीज़ कैसे रचना की जाए इस पर गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतेंदु जी एक और पद्माकर और द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर भी व्याख्यान देते हुए पाए जाते हैं। कहने का मतलब है एक प्रकार से भारतेंदु एक बीज की पुल के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तरफ एक युग समाप्त होने वाली है तो दूसरी ओर शुरुआत होने वाली है। जैसे रीतिकाल और आदिकाल के बीच की जो कड़ी है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। यही यहाँ पर दिखाना या बोलना चाह रहे हैं कि एक प्रकार से पद्माकर है और दूसरी तरफ है ना स्त्री एक नई समाज सुधार की व्याख्यान देते हुए पाए जाते हैं, मतलब नया चीज शुरुआत करने की कोशिश। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभाव से उनके कवि का एक समूह तैयार हो गया था, मतलब इतने इफेक्टिव, इतने प्रभावशाली वो अपना वक्तव्य या फिर कविता रचना करते थे कि उनके पास बहुत सारे कवि और कवि मंडल जमा हो गया था, जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है। इस मंडल के कवियों में प्रेमघन इम्पोर्टेंट है, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, रामकृष्ण वर्मा, लाला सीताराम, दामोदर शास्त्री सप्रे आदि प्रमुख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है ना, नहीं है, जो कि हम सभी को ध्यान रखना है। हिंदी में आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के नाटक नामक निबंध से होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या होती है? नाटक, नाम है नाटक, लेकिन यहाँ पर एग्जाम क्या रहता, क्या है? एग्जाम रहता है। ये क्या कहते हैं इसको? आलोचना रहती है ना। नाम रहता है नाटक, लेकिन यहाँ पर इसका जो मूल विधा है वो निबंध से माना जाता है। क्या है? निबंध से माना जाता है। आगे है, भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल को माना। किसको? जानकी मंगल को। इससे पहले हम लोग ऊपर देख लेते, नहुस उनके पिता द्वारा जो रचना नाटक की गई थी, उन्होंने हिंदी साहित्य का नाटक किया गया था। लेकिन यहाँ पर हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक है ना, ये क्या है? अभिनीत नाटक। जो अभिनय करने वाला जो पहला नाटक माना है वो है जानकी मंगल को माना है, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका कौन सी नाटक में निभाया था, तो होगा जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाया था। इसी प्रकार नील देवी नाटक में पागल की भूमिका निभाया था। नील देवी इनकी रचना है, जो कि किसका भूमिका निभाया था? पागल की। तथा सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये कहता है, भारतेंदु ने अपनी कविता दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। दो ऐसी रचना है जो कि खड़ी बोली में है, एक दशरथ विलाप, दूसरा फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित कहानी, मतलब कविता है। भारतेंदु जी उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। ये सब छोटी छोटी है पर बहुत मोटी बातें हैं हम सभी एग्जाम की दृष्टि से। यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कथन भारतेंदु के विषय में गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ राव द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? रघुनाथ राव के द्वारा यहाँ पर भारतेंदु उसका नाम दिया गया था। हाँ, इससे पहले सार सुधा निधि पत्रिका ने भी यह उपाधि देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन मूल रूप से जब प्रस्तावित हो गया वो जिन्हें रघुनाथ राव के द्वारा दिया गया। अभी तक हम लोग यहाँ पर दिल्ली दरबार के नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भारतेंदु के मुख्य बिंदुओं को हम लोग प्रकाश में डाल रहे हैं, ताकि हम लोग पूरी तरह से इनके बारे में हम लोग समझ सके, साथ ही साथ इनकी रचनाओं को भी बखूबी समझ सके। आगे भारतेंदु जी जन्म शताब्दी वर्ष 1850 में हिंदी के जन कवि नागार्जुन ने उनके ऊपर भारतेंदु शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब? 1850 ईस्वी में। हिंदी के जन कवि कौन है?
नागार्जुन ने उनके ऊपर भारतेंदु शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी। भारतेंदु जी ने भक्त सर्वस्व नामक सर्वप्रथम पद्य पुस्तक मात्र 20 वर्ष की आयु में ही लिखा था। भक्त सर्वस्व इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक दूसरा नाम श्री चरणी चर्ची वर्णन भी मिलता है। श्री चरणची वर्णन भी मिलता है, नाटक मिलता है। भारतेंदु जी का पहला नाटक विद्या सुंदर है, जो एक अनुदित नाटक है। इसका प्रकाशन 1868 में होता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका पहला मौलिक नाटक, अनुदित नाटक मतलब अनुवाद किया हुआ दूसरे के नाटक से, लेकिन मौलिक नाटक का मतलब खुद, सेल्फ। इसका जो प्रकाशन होता है 1873 ईस्वी में, वेद की हिंसा हिंसा न भविति, जो कि एक प्रहसन है। क्या है? एक प्रकार से ये प्रहसन विधा से वर्णित किया गया है। भारतेंदु जी का अपूर्ण नाटक सती प्रताप है, जिसे बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। क्या? राधा कृष्ण दास ने इसका पूरा किया था। किसको? सती प्रताप को। भारतेंदु जी ने प्रबोधिनी पत्रिका में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर प्रत्यक्षकरण किया। कौन सा? प्रबोधिनी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो प्रबोधिनी की जगह हिंदू पत्रिका दे देगा, सरस्वती पत्रिका दे देगा, अपने खुद उनके 3 जो पत्रिका उन्होंने चलाई थी उसको दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग कहीं न कहीं उस समय चयन करने में संकट पैदा हो सकती है, इसलिए हम लोग बारीकी से ध्यान रखेंगे। तो किसमें? विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए प्रत्यक्ष वर्णन किया था, प्रबोधिनी में, प्रबोधिनी पत्रिका में। डॉक्टर राजेंद्र लाल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को राइटिंग मशीन कहा था। इतनी स्पीड लिखते थे या फिर इतनी ज़्यादा लिखते थे, तो राइटिंग मशीन किसने कहा? राजेंद्र लाल ने। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को राइटिंग मशीन। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार रांघे राघव में भारतेंदु जी के जीवन पर आधारित भारत का सपूत नामक उपन्यास लिखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये देख रहे हैं, रांघे राघव ने उनके जीवन पर, मतलब एक प्रकार से जीवनी उन्होंने जो लिखी थी, वो क्या नाम था? भारती का सपूत नामक उपन्यास लिखी थी। जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी का पूरे निचोड़ हम लोग देख रहे हैं, है ना, जो कि एक साथ कहीं ज़्यादा मिलता नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु जी को आधुनिक साहित्य का पितामह कहा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? आधुनिक साहित्य का पितामह किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रामविलास शर्मा ने कहा। किसको? भारतेंदु को कहा जाता है आधुनिक साहित्य का पितामह। भारतेंदु को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? ये रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया था। बाबू राधा कृष्णदास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल रचनाओं की संख्या 238 बताई। कितनी? 238। किसने? बाबू राधा कृष्ण दास ने। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों के प्रगीतों में शिष्ट हास्य के साथ व्यंग व्यक्तियों और मुकरियों का भी रचना की। मतलब न केवल उन्होंने नाटक और कविताएं लिखी, बल्कि उन्होंने हास्य व्यंग के माध्यम से मुकरियां भी लिखी। और उनके व्यंग व्यक्तियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, पेरोडी, स्यापा और गाली, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, है ना। इन्होंने अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को 3 भागों में विभक्त करके देखा है, एक पेरोडी, स्यापा और गाली। ये क्या है? एक प्रकार से व्यंग करने की विधा है, एक मुकरियां है। बंदर सभा के सभी गीतों की रचना भारतेंदु ने उर्दू नाट्य इंदर सभा के गीतों पेरोडी नामक से किया है ना। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि बंदर सभा किस प्रकार की विधा है, तो हम लोग देखेंगे पेरोडी रूप से इसका वर्णन किया है। किसका? बंदर सभा का। उर्दू का स्यापा उर्दू फारसी के स्यापा नामक काव्य शैली में लिखा गया है। भारतेंदु जी ने है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय आदि पंक्तियों के द्वारा उर्दू मारी गई पर व्यंग किया है। एक प्रकार से उर्दू पर उन्होंने व्यंग किया है। समधीन मधुमास की रचना गाली नामक व्यंग नीति की शैली में भारतेंदु में क्या है ना, संधि नामक गाली, है ना। ये सब एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। नए जमाने की मुकरी शीर्षक से भारतेंदु जी ने सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को लेकर खुसरों की शैली में मनोहारिणी मुकरियां रचना की, है ना। नए जमाने की मुकरी शीर्षक से भारतेंदु जी ने सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को
लेकर खुसरो की शैलियों में मनोहारिणी मुकरियाँ मनोरित की। मतलब उन्होंने जो मुकरिया रचना सीखी, उन्होंने जो समाज में जो राजनीतिक में जो विसंगतियां चल रही थी उसके माध्यम से उन्होंने व्यंग किया और उसको कटाक्ष करने का कोशिश किया। यहाँ पर भारतेंदु ने अपने मुकरियों के माध्यम से। भारतेंदु युग में रीतिकालीन काव्य शैली में समस्या पूर्ति लोकप्रिय का काव्य पद्धति थी। कहने का मतलब इससे पहले जो रीतिकाल हुआ करती थी वो उसमें कहीं न कहीं समस्या पूर्ति काव्य शैली में हुआ करती थी, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी, जैसे समस्या पूर्ति, समस्या प्रकाश, ये यहाँ पर इससे भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। श्रृंगारिक विषयों की अधिकता वाले इस शैली में कवियों की सूझबूझ, उक्ति व्यक्ति और अशु कवित्व की परख होती थी। यहाँ पर इस श्रृंगारिक के माध्यम से भारतेंदु जी का काव्य संग्रह फूलों का गुच्छा, जो कि खड़ी बोली में हम लोग याद है ना, खड़ी बोली में था। फूलों का गुच्छा में कुल 36 पद हैं। कितने? 36 पद हैं, जिनमें उर्दू की 13 लवनियाँ हैं। उर्दू की कितनी लवनियाँ हैं? 13। ये लवनियाँ अत्यंत साधारण और दोषपूर्ण है। भारतेंदु जी ने सतसई श्रृंगार, क्या है? सतसई श्रृंगार काव्य बिहारी में सतसई के 85 दोहों पर कुंडलियां बनाई। कितनी? 85 दोहों पर उन्होंने कुंडलियां बनाई। प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी उनकी एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। इस काव्य संग्रह में 2 दोहे, 46 कवित और 85 सवैये हैं। कवित सवैया पर आधारित इसका एकमात्र संग्रह है ना। कवित संग्रह अगर इसका एकमात्र कौन सा है तो है प्रेम माधुरी, जो कि कवित संग्रह है, मतलब इतना सारा उनमें शामिल है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली भाग 1 और 2 प्रकाशन किया गया है। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा भारतेंदु नाटकवली का प्रकाशन इंडियन प्रेस से सन 1927 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1927 में। बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल नाटकों की संख्या 20 मानी है। उनकी नाटक टोटल कितनी है? 20। इनके अनुसार, राधाकृष्ण दास के अनुसार। अब उनकी रचनाओं को जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख कौन सी। उन्होंने लगभग 70 काव्य की रचनाएं की थी, है ना। भक्ति सर्वस्वा, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी 1875 में, प्रेम तरंग 1877 में, ऊर्ध्वर्थ भक्तिमाल 1877 में, गीत गोविदानंद 1878 में, वर्षा विनोद 1880 में, फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली में था 1882 में, प्रेम फुलवारी 1883 में, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, विनय प्रेम पचासा, राग संग्रह, मधुमुकुल, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल, सतसई श्रृंगार, होली, प्रेम प्रलाप, ये सब क्या है? उनके प्रमुख काव्य है। सुमनांजलि, तन्मय लीला, बंदर सभा, दान लीला, नए जमाने की मुकरी, है ना, और कृष्ण चरित्र, ये उनकी प्रमुख काव्य थी। टोटल उन्होंने 70 काव्य की रचना ऐसा माना जाता है या देखा जाता है। अब उपन्यास में देखें तो पूर्ण प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश क्या है? भारतेंदु की उपन्यास है। उपयुक्त दोनों उपन्यास में मराठी से अनुदित एक सामाजिक उपन्यास माना जाता है ना। मराठी से उनको अनुवाद किया गया है। क्या? पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। अब रेखाचित्र, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती एक है। क्या है? एक आप बीती कुछ जग बीती केवल एकमात्र है, जो कि 1875 में छपती है। निबंध के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उन्होंने खुशी, हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जातीय संगीति, है ना, ग्रीष्म ऋतु, ये उनकी प्रमुख निबंध है। ऐतिहासिक निबंध में बूंदी का राजवंश, कश्मीर कुसुम, कालचक्र, रामायण का समय, है ना। कालचक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और रामायण का समय भी, ये हमेशा पूछा जाता है। ये दोनों। महाराष्ट्र देश का इतिहास आदि इसका प्रमुख है। अगर हम लोग देखें आगे तो इसमें बहुत सारी इनकी मौलिक नाटक आएगी। मौलिक नाटक के साथ साथ अब डायरेक्ट हम लोग इसका मौलिक नाटक के ऊपर हम लोग ध्यान रखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका जो मौलिक नाटक है प्रवास 1868 में, वेद की हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग डेट के साथ याद रखेंगे। हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, प्रेम जोगनी 1875 में, विस्मया विश्वशोधम 1876 में, श्री चंद्रावली 1876 में, भारत जननी 1877 में, भारत दुर्दशा 1880 में, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में, सती प्रताप 1883 में, और नव मल्लिका अप्रकाशित इनकी है। अब अनुदित में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से क्रम से लगाएं या फिर मौलिक नाटक कौन है या अनुदित नाटक कौन है, इसको छांटने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों याद करने का अपना अपना तरीका होता है, हमने भी अपने तरीके से याद किया है और आप अपने तरीका से इसको बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो अपना अपना यूनिक ट्रिक से याद किया जाता है, जिससे आदमी को याद हो जाता है। अनुदित नाटक में अगर हम देखें तो विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में है ना, जो यतीन्द्र बंगला नाटक से अनुवाद है, पाखंड विडम्बर 1872 में, धनंजय विदय 1873 में, कर्पूर मंजरी 1875 में, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में, दुर्लभ बंधु 1880 में, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका क्या होता है, अनुदित नाटक का रचना की जाते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पर भारतेंदु की प्रमुख जीवनी के साथ साथ प्रमुख रचना, कविता, निबंध, नाटक आदि की देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि आज का मुख्य विषय रहा है। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यिक निबंध के साथ समाचार पत्र बोली में लिखा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समाचार बोली के रूप में लिखा गया है। दिल्ली में 3 बार ये आयोजन हुआ था। कब? 3 बार, जिसमें पहला आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी में, जिसमें वायसराय लॉर्ड लीटन के समय में था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनता है, छोटी छोटी से क्वेश्चन बड़ी बनाई जाती है। दिल्ली दरबार दर्पण का दूसरा आयोजन कब होता है? 1903 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन। ये जो 1903 है और ये जो लॉर्ड कर्जन है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा या फिर इसी छोटी छोटी तथ्यों से बनती है। तथा तीसरा आयोजन होता है 1911 से, जिसमें उस समय कौन रहा करते थे? लॉर्ड हॉटिंग रहा करते थे, जिसमें प्रस्तुत निबंध दिल्ली दरबार दर्पण में प्रथम दिल्ली दरबार दर्पण का आयोजन की चर्चा की गई है। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में एक आधिकारिक घोषणा के तहत महारानी विक्टोरिया की सम्मानपूर्वक भारत की सामग्री है ना, सामग्री घोषित किया गया। मतलब एक साम्राज्यगी, मतलब साम्राज्य को चलाने वाले के लिए रूप में घोषित किया गया। कब? 1876 ईस्वी में। किसको? महारानी विक्टोरिया को। तत्पश्चात भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक रूप में सामंजस्य हो गया, मतलब सामंजस्य बैठाया, स्थापित किया। निबंध में सभी बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या दिया गया? रेशमी झंडा दिया गया, इम्पोर्टेंट है, रेशमी का। और सोने का तमगा मिलता है। उस झंडे में एक तरफ राजेश्वरी का मुकुट बनाया हुआ था, इम्पोर्टेंट है, तो दूसरी तरफ पटरी पर झंडा पाने वाले राजा का नाम। शेष राजाओं को उनके पद के साथ सोने या चांदी केवल तमगे ही मिले, है ना। बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनको रेशमी का और सोने का तमगा मिला, लेकिन जो बचे कुछ राजा, उसको केवल सोने या चांदी के केवल तमगे मिले। ठीक है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने वायसराय की श्रीयुत शब्द का प्रयोग किया है। मतलब ये जो वायसराय है उसके शब्द सम्मान के लिए श्रीयुत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? श्रीयुत शब्द का प्रयोग करते हैं। झंडा और तमगा देते समय वायसराय का हर एक राजा से ये वाक्य कहा करते थे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को यह भरोसा है कि जब भी कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न रखना होगा कि इंग्लिश के राज्य के साथ ही इसका वर्णन किया गया है। आपके खैर का राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध, वर्ण या भी सरकार की बड़ी
भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रवादी और अचल देखें। मतलब वो जो झंडा दिया गया था वो एक शान, एक मर्यादा, एक इज्जत का शान था, पहचान था। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तमागा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर आप शुभ दिन को याद दिलावे जो इस प्रकार छपा था। ये कौन कहता है? ये विक्टोरिया रानी कहती है अपने घोषणा पत्र में। निबंध में किलात खां के झंडा नहीं मिला था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसमें? किलात खां को वहाँ पर झंडा नहीं मिला था, किंतु उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का होदा था, एक हाथी मिला था, है ना। जड़ाऊ गहने, घड़ी भी मिली थी उसको। ये जो है इसका, ये जो किलात खा था उनको क्या क्या मिला जब उनको झंडा नहीं मिला? तो कारचोबी, कपड़े, कमखाब के थान आदि सब मिलाकर 25,000 की चीजें तोहफे में दी गई। कितनी? 25,000 की तोहफे उसको दी गई। किलात खां के साथ सरदारों को किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीजें दी गई। खां साहब की मिजाज में रूखापन बहुत ज़्यादा है। इस बात का अंदाजा निबंध में आई इस वाक्य से लगाया जा सकता है कि एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे में मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बंगाली ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और आप हमको, आप जाइए, है ना। तो ये थोड़ा सा रूखेपन, मतलब कड़वाहट टाइप के हैं। निबंध में उस समय के राजाओं की बोलचाल के ढंग पर भारतेंदु जी कहते हैं, जिस समय वे राजा वायसराय को मिलने आए थे तो कोई दूर से ही हाथ जोड़े आए और दो ही ऐसे थे कि एडकॉक के बदन झुकाकर इशारा करने पर उन्होंने सलाम नहीं किया, तो एडकॉक को पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। तो उस चीज़ का वहाँ पर वो माहौल दिखा रहा है कि कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुआ करते थे जो कि थोड़ा सा अक्कड़ या फक्कड़ टाइप के थे। एक महात्मा राजा ने वायसराय की प्रशंसा करते हुए दिल्ली में उसकी उपस्थिति को खुदा की मौजूदगी कहा, है ना। दिल्ली जब आए तो उन्हें खुदा का मौजूदगी या उसका प्रेजेंटेशन बताया। निबंध में नवाब नौहारू की अंग्रेजी बातचीत हास्यास्पद बताई गई है ना। वह अंग्रेजी के कायदे और मुहावरे का हाथ पांव तोड़ देता है, अंग्रेजी का। नवाब लोहारू अरबी और फारसी में एक गद्य ग्रंथ भी रचा है जो श्रीयुत वायसराय से सुनना चाहता है। 29 तारीख को महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आती है और ये ताश के जैसे वस्त्र पहने थे, मुंह पर भी ताश का नकाब पहना था या पड़ा था। महारानी के साथ उनके पति राजा सखाराम साहिब, ये इम्पोर्टेंट है, सखाराम साहिब, और लड़के के अलावे उनकी अनुवादक मिसेस फर्द भी साथ में मौजूद थी। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए वायसराय से ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्द ही करती थी। अनुवादक मिसेस फर्द भी श्रीयुत वायसराय से मनभावनी अनुवादक की संज्ञा प्रदान की थी। मनभावनी, ये इम्पोर्टेंट है। मनभावनी किसको कहा गया था? अनुवादक को। महारानी के मुख से अंग्रेजी के यश शब्द सुनकर वायसराय प्रसन्न होते हैं कि उन्हें अंग्रेजी भी आती है। फिर मिसेस फर्द कहती हैं कि महारानी अंग्रेजी में 2-4 शब्द में अधिक नहीं जानती है ना। वो कहता है कि अरे तुम अंग्रेजी भी जानती हो? बोलते कि नहीं मैम, मैं कुछ 2-4 शब्द ही अंग्रेजी का जानता हूँ। दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी को एक बड़े मैदान पर नगर में 5 मील दूर हुआ था। कितने? नगर से 5 मील दूर हुआ था। दरबार के बीच में वायसराय का षटकोण चबूतरा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ? षटकोण, 6 कोना वाला। दरबार में 63 शासन अधिकारी राजाओं को चबूतरे में जगह मिली थी। कितने? 63। दिल्ली दरबार में पहुंचे 63 राजाओं में से ये महाराज, ये टोटल 63 राजाओं को यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे है, दिल्ली दरबार के लिए आयोजित महोत्सव में तमाशा देखने या गवर्नमेंट के न्योते पर आने वाले लोगों के संख्या 3000 थे। कितने? 3000। दरबार के दक्षिण तरफ लगभग करीब 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज को तैनात किया गया था। दिल्ली दरबार दर्पण सिंहासन पर श्रीयुत के साथ ही लेडी लिटन और उनके 2 बालक भी आए थे। श्रीयुत जैसे ही राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो
ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल रुंथम गॉड सेव द क्वीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्थात ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे बजने लगा। हॉल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया की यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवियों और प्रस्तावियों को कुछ चाहे बढ़ा ले, मतलब आपस में लोग तालमेल बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में यह नियम भी बना दिया गया कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवी महारानी विक्टोरिया के प्रस्तावित में लेटिन भाषा में, है ना, इंडई एक्सप्रेंट्रिक्स हिंदुस्तान की राजेश्वरी तथा अंग्रेजी भाषा में एक्सप्रेस आउट इंडियन वाक्य दिया जाए। मतलब एक प्रकार से घोषणा करता है यहाँ पर। महारानी विक्टोरिया महोत्सव के चीफ हेरल्ड रामाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ा तथा उसे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू तर्जुमा अनुवाद कर दिया। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या था? हेरल्ड राजा राज्ञपत्र। श्रीयुत वायसराय समाज को रखने के लिए खड़े हुए और उन्होंने हिंदुस्तानी रीति से कई बार सलाम कर उन्हें खड़े हुए राजाओं को बैठने का आदेश दिया। उनका इस तरह हिंदुस्तानियों को सलाम करना अंग्रेजी अखबार पायोनियर को संपादक को बुरा लगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब उन्होंने सलाम किया भारतीयों को तो उसको बुरा क्यों लगा? क्योंकि वो भारतीय तौर तरीके से उन्होंने सलाम किया था। श्रीयुत वायसराय महारानी के प्रशस्ति के कई पद पढ़े जिनमें एक पद इस प्रकार है। पहला पद था, एक पद है, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितना देश है जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, उनकी प्रशंसा की जा रही है, और जिनमें 3 करोड़ आदमी बसते हैं उनमें एक और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश का कृपा दृष्टि नहीं रखती। श्रीयुत वायसराय श्रीमती महारानी के प्रशस्ति और हिंदुस्तानी के लोगों को अपने लंबे संबोधन के साथ संबंध सबसे अंत में विक्टोरिया के लिए वाक्य उपस्थित जनसमूह कहता है। जनसमूह क्या कहता है? इस ईश्वर विक्टोरिया और संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजेश्वरी की रक्षा करे। उपयुक्त कृपामय वाक्यों के बाद नेशनल एंथम का बाजा और सेनाओं में 3 बार हुर्रे हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब लास्ट में जो विजय होती है ना। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो रचना रचित है वो, तो ये जो निबंध हम सभी ने देखा ये पूरे का पूरा एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो कि भारतेंदु की सभी रचनाओं को देखते हुए उनका जन्म, उनकी कथन, उनका प्रमुख रचना को एग्जाम की दृष्टि में रखेंगे। और आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे। मिलेंगे अब जल्द ही अगली वीडियो के साथ, अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है, जो कि भारतेंदु की रचना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।